हेलो गाइस जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक श्रृंखला स्टार्ट किया हूं जिसमें हम लोग सी-टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करने की यह श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें विगत सी-टेट में बने हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने सीडीपी के प्रश्न देखे, इसके बाद मैंने आप लोगों को मैथ के प्रश्न दिखाया और इसी के क्रम में अब हम आप लोग ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के आपको मैं प्रश्न को दिखाऊंगा। पर्यावरण अध्ययन के, जिसको आप लोग ईवीएस बोलते हो, इसको हम कवर करेंगे। पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। देखेंगे कि यह प्रश्न जो है, आपको बता दूं, यह जुलाई 2024 में जो आपका परीक्षा हुई थी उसमें जो बना 1 to 5 अर्थात प्राइमरी में प्रश्न बना हुआ था, उसी को हम लोग कवर करेंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं, चाहे वह पेडागोजी के हों, चाहे आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको हम कवर करेंगे। चलिए, और आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल स्लोगन के साथ स्टार्ट करेंगे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और इसी स्लोगन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके, और जो कि आपका यहाँ पे घंटी वाली जो आइकन है इसको आप क्लिक कर लीजिए। जो भी आपको वीडियो पड़े उसकी सब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं बताया 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न होते हैं, ईवीएस के प्रश्न होते हैं 61 से लेकर 90 तक, और इसी प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, तो प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है उसको एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है, देखिएगा। मुख्य कारण की बात करें तो ईवीएस विषय में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे कि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और पर्यावरण शिक्षा हो गया। यह इसका कारण है कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। यह कारण है कि छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है कि एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को आकर्षित करता है। ये भी बात सही है। और यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ये भी बात सही है। ये ऑप्शन नंबर ए और बी आपको 3 में मिल रहे हैं, ये 3 भी सही है। याद रखिएगा, जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों का मैं आज एनालिसिस करा रहा हूं। तो एनालिसिस में मैं जो कि आयोग ने आपका ऑप्शन जिसको सही माना है उसी को भी मैं मानूंगा, और इस पर आयोग ने अगर सही माना है तो बिल्कुल वो बातें सही हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विवादों में रहते हैं तो उस पर कॉमन नंबर मिलता है, तो मैं कॉमन नंबर को बताऊंगा। ऐसा कोई भी प्रश्न इन्वायरमेंट में नहीं था जो विवादों में था। एक प्रश्न बना था लेकिन बाद में आयोग ने जो कहा उसको सभी लोगों ने माना, और आयोग ने इस बातों की पुष्टि की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तमाम एग्जाम्पल पेश किए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यही ईवीएस का मुख्य कारण होता है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। याद रखेगा, यौन उत्पीड़न जो होता है, और इसको आपको पता है यौन उत्पीड़न क्या है, अपनी देखभाल करें। और आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है जो यौन उत्पीड़न का शिकार आपके बच्चे न हो, आप एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे? उन्हें पैक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएंगे, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे, और छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करेंगे। याद रखिएगा, कहीं भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएं जहां पे पेडागोजी से संबंधित ऐसे प्रश्न आपको मिले, आप सर्वप्रथम क्या करिएगा? देखिए, सी-टेट कहता है, सी-टेट को पास करने का कुछ मुख्य ट्रिकें हैं कि जैसे जो बड़ा वाला ऑप्शन है ना, उसको ज्यादा थोड़ा प्राथमिकता दीजिए, उसको पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ के निकालिए जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। एक्टिव का मतलब वो खोज के प्रति आकर्षित रहे, वह एक्टिव रहे, वह कुछ करना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, यौन उत्पीड़न के बारे में बात कर रहा है। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है मानसिक रूप से या मेंटली रूप से परेशान करना या शारीरिक शोषण करना, यही होता है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न का मतलब
मतलब होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को यौन उत्पीड़ित करे, उसको मेंटली या शारीरिक रूप से टार्चर करे, परेशान करे, तो इसका मुख्य कारण अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि यौन उत्पीड़न से अगर आप बचना चाहते हैं तो गुड टच, बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे। आप एक श्रृंखला बनाएंगे और इसमें बच्चों को बताएंगे कि गुड टच और बैड टच के बारे में, कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहाँ पे किसी को टच नहीं किया जाता है, ऐसे कुछ मतलब आप लोग एक श्रृंखला तैयार करके एक पूरी आप एकांकी या नाटक के तौर पर बच्चों को बताएंगे। पॉक्सो एक्ट और अजनबियों से दूर रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बात सही है कि आप अजनबी से दूर रह सकते हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न की बात कर रहा है तो यौन उत्पीड़न का मुख्य कारण यही होता है कि गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आप आयोजित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आपकी यही आम भूमिका होगी। चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोशनी एक ईबीएस शिक्षिका ने सरसों का हरा चना और इसके बाद बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20-20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित करती है। एक रोशनी नाम की एक शिक्षिका है और वो क्या करती है कि कुछ फसल का वह बीज लेती है और उन फसल के बीजों को वह बोती है और उसका निष्कर्ष निकालती है। निष्कर्ष निकालने पर वह देखती है कि कुछ ऐसे हैं कि कुछ बीजें जमती हैं, कुछ बीजें नहीं जमती हैं, कुछ बीजें जो होती हैं अंकुरण उसका मर जाता है। तो वह इसमें मतलब भिन्नता देखती है। यही कह रहा है कि उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, प्रयोग वह कर रही है, निष्कर्ष निकाल रही है कि अनुमान लगा रही है कि वह जांच कर रही है। याद रखिएगा, जब एक प्रश्न बना था मैंने अपने आंखों से देखा है कि बहुत ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर जिस दिन ये पेपर हुआ था उसी दिन मैंने देखा था कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर लोग थे कि जो क्या किए थे, ऑप्शन नंबर 3 को माने थे, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को बिल्कुल माना है नहीं, उसने आयोग ने गलत किया। उस रोशनी जो शिक्षिका है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वह क्या करे, बीजों की जांच करे कि कौन ऐसा बीज है कि जो उसका अंकुरण नहीं हो रहा है। और आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को माना और आप भी 4 को मानेंगे कि सभी बीजों को जांचना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वह देख रही है कि किसका अंकुरण मर जा रहा है और किसका अंकुरण जीवित है, एक्टिव और नॉन एक्टिव में वह जांचना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें। हर साल एक मैप से आपका प्रश्न बनता है। मैप में आपको पूछ देगा कि इस राज्य के सापेक्ष यह राज्य कहाँ पे है, ऐसे पूछता है। जैसा कि देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू, देखिए तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या है। एक गुजरात का बताना है और एक बिहार का बताना है। तेलंगाना कहाँ पे है दोस्तों, यह देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, यह जब आप मैप देखिएगा तो ऊपर आपका उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है और इधर आपका पूर्व है और इधर आपका क्या है दोस्तों, पश्चिम है। ऐसे आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो रेड कलर का है ना दोस्तों, यही आपका तेलंगाना है, यही आपका तेलंगाना है। और देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात है, देखते रहिए। और ये आपका बिहार है, ठीक है, ये आपका क्या है, बिहार है। सबसे पहले मैप वाली चीज को देखना कैसे है, ये देखिए ये आपका बिहार है, ये आपका तेलंगाना है और ये आपका क्या है दोस्तों, ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको तेलंगाना दर्शा दिया और इसको बी से बिहार दर्शा दिया और इसको जी से क्या दर्शा दिया, गुजरात दर्शा दिया। ए वाली जगह है। देखिए अब कह रहा है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियां क्या है। तो तेलंगाना यहाँ पे है, तेलंगाना पर आप ऐसे एक चिन्ह खींचिए, इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए अब आप देखिए क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर क्या है दोस्तों, उत्तर है। ऊपर देखिए क्या है दोस्तों, उत्तर है। सबसे पहले किसका पूछा है, गुजरात का पूछा है। गुजरात को ध्यान में रखते आप आंसर निकालिएगा। ऊपर है उत्तर और उत्तर के बाद किधर जाना है दोस्तों, उत्तर के बाद जाना है किधर को जाना है, उत्तर के बाद जाना है आपको पश्चिम को। किधर को जाना है, पश्चिम को जाना है। तो उत्तर पश्चिम आप देखिए तेलंगाना के सापेक्ष जो गुजरात है उत्तर पश्चिम है। यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम है और यहाँ पे भी उत्तर पश्चिम है। दोनों ऑप्शन अब तक सही है। अब देखिए अब हम बिहार को देखेंगे। बिहार क्या होगा, बिहार भी होगा, ऊपर जाना है तो उत्तर जाएंगे और अब इधर पश्चिम जा रहे थे और इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, पूरब जाएंगे। तो उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, यहाँ पे दक्षिण पूरब है इसलिए गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि मतलब तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व हैं। ऐसे आप लोग निकालिएगा, ऐसे आप लोगों को देखना होगा, ऐसे आपको जानकारियां जुटानी होगी। ऐसे मैप के प्रश्न बनते हैं, ऐसे मैप का स्थिति बता देगा कि इसके सापेक्ष ये राज्य किधर है, ठीक ना। दे देगा कि अरुणाचल प्रदेश के सापेक्ष आपका राजस्थान किधर है, तो आप ऐसे बताइएगा, ठीक ना।
चलिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि छात्रों ने ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। ठीक ना, तो जो छात्रों के लिए ईवीएस प्रक्रिया में कौशल का आकलन कराना है, तो आकलन करने के लिए आप सबसे उपयुक्त उपकरण की अधिकतम संख्या क्या क्या चुन सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शिक्षक डायरी, चित्र बनाना, परियोजना कार्य और चित्र पठन। देखिए आपको चुनना क्या है, किसी हर हालत में 4 ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि सभी में 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए जब ऐसी स्थिति आए तो अब करेंगे क्या करेंगे। अब देखिए छात्र को ध्यान में रख के छात्रों का कौशल का आकलन कराना है, याद रखिएगा किसका कराना है, छात्रों का कराना है। तो छात्र को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए आप देखिए चित्र पठन ये भी अच्छा बात है, परियोजना कार्य ये भी अच्छा बात है, चित्र बनाना ये भी अच्छा कार्य है, लेकिन शिक्षक डायरी है शिक्षक से संबंधित है, ना कि छात्र से संबंधित है, याद रखिएगा। तो यह जिसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, इस ऑप्शन नंबर ए है, इसको गलत करो भैया, इसको गलत करो भैया और इसको गलत करो। आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बी सी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है और पैमाना बताया गया है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर, यही पैमाना बनाया गया है। और कोई केंद्र शासित प्रदेश है और जिसके मानचित्र के नीचे पैमाना बना दिया गया, बहुत दूरी बड़ी होती है ना, तो उसको एक पैमाने में दर्शा दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 शहरों की, एक शहर यहाँ पे है और एक शहर दोस्तों यहाँ पे है, और इनकी बीच की दूरी है 19.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप यही करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर और तब क्या करिएगा 19.7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा पता है कितना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको देखिएगा जितना भी आएगा उसमें आप लोग क्या करिएगा, उसमें आप लोग 1000 का भाग दीजिएगा, क्योंकि जो आएगा वह मीटर में आएगा। जब आप 1000 से उसमें भाग देंगे तो 1000 से भाग देने पर आपको निकल कर आएगा 3.05 किलोमीटर। आप जब इसको 19.7 में 155 का गुणा करेंगे, जो चीजें आएगा उसी में आप 1000 का भाग देंगे, 3.015 किलोमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। लगाने और निकालने का तरीका यही होगा, ये बात को याद रखेंगे। चलिए हम ले चलते हैं आपको पर्वतारोही की दुनिया में, और 67 नंबर यह प्रश्न कर रहा है कि पर्वतारोही जो होते हैं वह अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। देखिए जो पर्वतारोही ऊपर आप जाइएगा तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, दाब कम होता है, या दबाव कम होता है, या गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। दोनों चीजों को आप लोग देखिएगा, और जब ये चीजें कम होती है तो होता क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे पर्वतारोही हो गए या अंतरिक्ष यात्री हो गए, चाहे अंतरिक्ष यात्री हो गए, उनका जो जैकेट होता है, जो उनका पहनावा होता है, वो ऐसा होता है कि मतलब मान लीजिए आपको पता है जब दाब कम होता है तो जो रक्त वाहिनी होती है, जैसे कि जो मांसपेशियां होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन पर दबाव जब कम होता है और अंदर का दबाव ज्यादा होता है, बाहर का दबाव कम होता है, तो उनका जब दबाव बाहर का दबाव कम होगा और अंदर का दबाव ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा उनका जो खून होता है वो बाहर आने का कारण बन सकता है। और यही कारण होता है, जब आप 67 नंबर को ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है और इसके कारण जो नाक से खून निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यही कारण होता है कि वायुयान में अर्थात जहाज में कभी भी पेन लेकर नहीं चढ़ा जाता है, और दबाव कम होने के कारण पेन का स्याही निकल जाता है उसके रिफिल से। यही कारण होता है कि छोटे एज का बच्चा जब नवजात शिशु होता है, इसको हवाई जहाज में यात्रा कराना अलाउ नहीं होता है। यही कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्वतारोही जो होते हैं वह आपका हीलियम और इसके बाद किसका दोस्तों, ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। पर्वतारोही संबंधित ईवीएस का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
चलिए भैया, आप लोग देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। उष्मा के कुचालक, विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, उष्मा के सुचालक। देखिएगा, उष्मा का कुचालक मतलब उष्मा जिसमें प्रवाहित न हो, उष्मा का सुचालक उष्मा जिसमें प्रवाहित हो, ठीक ना। सुचालक का मतलब प्रवाहित हो, सुचालक मतलब कि वो सुचारू रूप से उसमें चालन हो सके, कुचालक का मतलब उसमें सुचारू रूप से चालन न हो सके, उसको कुचालक बोलते हैं। तो निम्न में से उष्मा का कुचालक समूह का चयन करिए, अर्थात जिसमें उष्मा प्रवाहित न हो। देखिए, ऊन में भी उष्मा प्रवाहित नहीं होगा, प्लास्टिक में भी नहीं होता है, लकड़ी में भी नहीं होता है। तीनों उष्मा के कुचालक हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको अब देखेंगे, हम लोग देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया, ठीक ना, और वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। याद रखिएगा, जो क्या नाम है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक रीता नाम की शिक्षिका है और वह कह रही है कि आप लोग कोई भी एक बीज लीजिए, सीड लीजिए, और उसको एक दिन से मतलब जिस दिन आप बो रहे हैं उससे लेकर 10 दिन के बीजों का आप लोग निरीक्षण करिए और देखिए कि उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, और इसी को आपको करना है परिवर्तन, मतलब इसको चेंजअप करना है। तो उसका मतलब क्या है, वह किस चीज की कोशिश कर रही है। तो दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालने, बात सही है दोस्तों। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, ये भी बात सही है। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। कहीं भी इसमें चित्र बनाने की बात नहीं की गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसका मुख्य कारण यही है, सी, बी और डी जो ऑप्शन नंबर 3 में सही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है कि आप चित्र बनाइए। चित्र बनाने या प्रस्तुत करने की बात नहीं की गई है, केवल टू केवल अनुमान लगाएंगे, अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालेंगे, निरीक्षण करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी कुछ बातें कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की एक प्रजाति यक्ष है जो कि बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, ठीक ना। कोई पौधा है जो बहुत अधिक संख्या में जो इसका पैदावार है बहुत ज्यादा है, कहीं पे याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी पैदावार है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है, मतलब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि यह प्रजाति है कि जो पूरा विश्व में, मतलब जैसे देखिए इसकी पैदावार तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैंने याद रखा चाय को ले लीजिए, यह हर जगह तो पाई नहीं जाती, यह असम के पहाड़ी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऐसे याद रखिए। तो यही कह रहा है कि पौधे की एक प्रजाति है जो अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है, प्रचुर प्रजाति है कि दोस्तों आपका विदेशी प्रजाति है कि आपका स्थानिक प्रजाति है कि विलुप्त होने के कगार पर है। आपको बता दिया ना दोस्तों कि पूरे इसकी पैदावार तो बहुत ज्यादा है, तो यह कहाँ पे विलुप्त होने के कगार पे है, विलुप्त हो नहीं रही है। तो कह रहा है ना कि इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। या याद रखिएगा, या इस विदेश वाली बात तो इसमें कुछ ही नहीं करे, पूरे विश्व के भारत के वायु भाग में पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है, लेकिन भारत के भी वायु भाग में पाई जाती है। तो ये होगा नहीं, प्रचुर होगा नहीं। यह जो है दोस्तों स्थानिक प्रजाति की यह पौधा है, यह विशेष स्थान पर पाया जाता है, जो जलवायु इसके लिए परफेक्ट होता है उसी जगह पे यह पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, बात सही है। ये भी पर्यावरण जो होता है ईवीएस का हिस्सा है। प्राकृतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी है और सामाजिक पर्यावरण है, इसलिए चारों पर्यावरण हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाइएगा, ABCD सभी सही हो जाएगा। कभी भी आप लोगों को ऐसा मिले ना तो आप लोग क्या करिएगा, कभी भी आपको ऐसा मिले तो आप सर्वप्रथम सभी ऑप्शन को देखिएगा और ऐसा ऑप्शन ढूंढिए ना। पर्यावरण का यही मुख्य लक्ष्य होता है, जहां आपको बातें फंसे न समझ में आए तो आप क्या करिए कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन है ना उसी के साथ आप चले जाइए, क्योंकि उसमें सबकी बातें, इसमें प्रश्न बनता ही ऐसा रिलेटिव है कि जो ज्यादा चीजें जैसे ABCD ऐसे दे दिया ना तो आप समझ लीजिए बड़ा वाला ऑप्शन को ज्यादातर ऐसे केसेज आती है कि बड़ा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं। चलिए, यह हाथियों के झुंड से प्रश्न बना हुआ है 72 नंबर कि हाथियों के विषय में कथन चुनिए जो सही नहीं अर्थात गलत है।
हाथिनियां झुंडों में रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथी झुंड में नहीं रहते, नर और मादा, मादा हाथी जो होती है वो झुंड में रहती है, जिसको हथनियां बुलाए, जो स्त्रीलिंग में है तो ये झुंड में रहती है। बात सही है। तो यह नहीं पूछा है ना कौन सही नहीं है। तो एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं? नहीं दोस्तों, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं जो नर हाथी होते हैं, सही बात है। और 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ के अकेले रहना पसंद कर देते हैं, ये भी बात सही है। ये कहा है कि कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला कथन सही नहीं है। 20 से 25 हथनियां झुंड में नहीं रहती है, रहती कितनी है दोस्तों? 10 से 12 होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ये देखती ना, हथनियों के संबंधित ये भी प्रश्न बनता है कि हथनियां जो होती है वह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोती हैं, भारी शरीर होता है, कीचड़ में रहना पसंद करती है, इनकी काने बहुत बड़े होते हैं जिससे हवा लेने का काम करती हैं, सुनने का काम करती है। हथनियां को उनके दांत के कारण उनको मार दिया जाता है, ठीक ना। ये सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। हथनियां एक दिन में 100 केजी से ज्यादा झाड़ियां खा लेती है, ठीक ना। इसका बहुत बड़ा दिमाग होता है, पानी की तलाश बहुत दूर से कर सकती है। ये सब चीजें हथनियां के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियां छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशलों का विकास करती हैं, वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मानचित्र की बात कर रहा है, मैप की बात कर रहा है। मैप से आप लोग स्थानों का स्थिति को आप समझ सकते हैं कि यह कहाँ पे स्थान है। स्थानों की दिशाओं को समझना, मैंने का बताया ना कि यहाँ पे आपका पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। दिशाओं को भी हम समझ सकते हैं। प्रतीकों और पैमानों को समझना और पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। तो जब आप लोग इसको बहुत डीपली आप देखिएगा तो आपको एक चीजों में इसमें यही मिलेगा कि पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। ये दोस्तों देखिए ना, ये मैप नहीं है, यह जो होता है यह पैमाना अलग चीज है, यह जो मैपिंग व्यवस्था है यह अलग चीज है। जब आपको केवल टू केवल 3 ही में डिफाइन करना है, अर्थात तीन ही ऑप्शन आप अधिकतम संख्या में सही मान सकते हैं, तो इसको आप नहीं मान सकते हैं। प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये तो बात सही है। नक्शा में हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदियों का ऐसे ऐसे दे देता है या ऐसे ऐसे दे देता है, तो जिसको आप लोग कहते हो कि यह जो है रेलवे का है। कहीं रास्ता दे देता है तो आप लोग उसको कहते हो, कहीं नहल दे देता है तो उसको आप लोग ऐसे कहते हो, कहीं पे आप लोगों को फ्लाइट का ऐसे चिन्ह दे देता है। तो ये जो होते हैं प्रतीकों से द्वारा समझा जा सकता है। तो ABC के साथ जाइएगा, जो कि 73 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, यह एक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसको हम आपको बताएंगे और आशा करेंगे कि आप भी अपने मन से इस चीजों को सीखेंगे, समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है। कोई लड़का है जिसका घर जो है X पे है और उसका विद्यालय जो है Y पर है। चलिए, X उसका क्या है दोस्तों? होम है और उसको विद्यालय जाना है। अब कैसे जाएगा? आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। चलिए, बात सही है। अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे? A पर जाएंगे, जो कि उत्तर का मतलब ऊपर होता है, जो कि 125 मीटर की दूरी पर है। चलिए, मैंने पहुंच गया और यही दूरी है भैया A, ठीक ना। और इसके बाद वो क्या करता है कि फिर आप B पर जाते हैं, जो A के ठीक पश्चिम, A है यहाँ पे और इसका पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक ना। A जो है वह B जो है वह A के ठीक कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम पर है, यहीं पे है दोस्तों B, ठीक ना। और कितनी दूरी पर है? 75 मीटर की दूरी पर है, ठीक। फिर आप C पर जाते हैं, जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150, और ऊपर जाएंगे, उत्तर का मतलब 150 और 150 मीटर है और यही दूरी है दोस्तों। यह पॉइंट क्या है? C हो जाएगा, ठीक। और अंत में Y पर अपने विद्यालय से पहुंचते हैं, जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये भी दूरी 75, तो ये भी दूरी कहाँ है? 75, अर्थात आप यहाँ पे आ जाएंगे और यही आपकी दूरी है दोस्तों Y, और यही आपका क्या है दोस्तों? स्कूल है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यही कह रहा है कि Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष X पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी? तो याद रखिए, यही पूछा है कि यहाँ से आपका जो यहाँ पे आप पैमाना रखिएगा, तो आपका Y के सापेक्ष X किस दिशा में है? तो दोस्तों आपको पता है कि ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। तो ठीक दक्षिण में होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कि सालिम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सालिम को तला हुआ खाना, सालिम को क्या है दोस्तों, तला हुआ खाना, सालिम है जिसको तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना हो सकती है? तो याद रखिएगा, जो भी बच्चा तेल में तला हुआ मैदा का ऐसा चीज खा रहा है, जो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो सलीम है ना, वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह फैटी हो जाएगा, वह मोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो लड़का जो हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहा है, उसके अंदर ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अनीमिया या इसको एनीमिया बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में सही हो जाएगा। कि मतलब सलीम को क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटापा हो जाएगा, और इसके बाद जो उसी का भाई राजू है उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया जो होता है वह ब्लड की कमी से होता है, और ब्लड जो मिलती है हरे पत्तेदार सब्जियों से बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बनकर मिली है। धातु देखिएगा, धातु और भैया प्लस एक और धातु मिला दीजिएगा, और इसी से बनेगा आपका मिश्र धातु। मतलब दो धातुओं के मिश्रण से बने, उसी को मिश्र धातु बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिथियम मिश्र धातु नहीं है, टीन जो है मिश्र धातु नहीं है, और यहाँ पे मैग्नीशियम अर्थात Mg मिश्र धातु नहीं है। आपका स्टील, ब्रास और ब्रांज ये क्या है दोस्तों, मिश्र धातुआं हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में लेकर चलेंगे आपको। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियां और व्याख्यानों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है, बात सही कहा गया है। ईवीएस जब भी पढ़िएगा उसमें आपको कहानी मिलेगा, व्याख्यान मिलेंगे। और इसके बाद कारण कह रहा है कि उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकों के बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदना बनाना चाहती है। याद रखिएगा, यह जो ए और अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन एक दूसरे की क्या करते हैं दोस्तों, व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, याद रखेगा, जो पृथ्वी की परत है, भू प्रॉपर्टी हो गया, मेटल हो गया, क्रोड से मिलकर बनी होती है, जिसमें भू प्रॉपर्टी 1% होती है, बात सही है। 84% हिस्सा मेटल का होता है, और 15% जो हिस्सा होता है वो क्रोड का होता है। तो A, B, C दोनों क्या है दोस्तों, सही है, ये बात याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 78 का आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अल-बुरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। नहीं, ताजिकिस्तान का रहने वाला था अल-बुरूनी, भारत का रहने वाला बिल्कुल नहीं था। आया ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। यही अल-बुरूनी था, यह भारत में आया, भारत के जो तालाबों का बहुत बढ़िया वर्णन किया, अपने देश में गया तो यात्रा कोलंबस था, ठीक ना। ऐसे ऐसे आप लोग देखिएगा, जब भी आप देखेंगे तो आपको एक चीज मिलकर आएगा, यात्रा करने से लोगों के दूसरे लोगों के विचारों को, भावों को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या करेगा नहीं, व्याख्या वाली बात होगा नहीं। ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं, उल्टा हो रहा है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न ना बचेगा जिसको हम लोग कंसेशन के तहत ना देखेंगे, पूरा हम उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद जो चीजें निखर कर आएगी वही हमारा और आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका जो कि एक पर्यावरण शिक्षिका है, अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। जैसे आप लोग बच्चे हो, बहुत संख्या में बैठे हुए हो, ठीक, और मैं कह दूं कि आप बताइए क्या होगा अगर धरती पर से पक्षियों को, सारे पक्षियों को मार दिया जाए। ऐसे प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है उस महिला शिक्षिका का, यही प्रश्न बताना है। यह जो अभिसारी प्रश्न है कि यह काल्पनिक प्रश्न है कि यह दार्शनिक प्रश्न है कि आपका अपसारी प्रश्न है, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं,
जैसे मान लो मैं लिख कर यहाँ पे बता दिया 2 + 2 = 4 और मैं बता दिया कि निबंध लिखिए किस पे, मेला पे। मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ और एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि बाबू आप क्या करो ना कि 2 + 2 जोड़कर बताओ क्या होता है, और एक कह रहा हूँ कि निबंध लिख दो किस पे, फेयर पे, मेला पे लिख दो। तो इस प्रश्न को जैसे कि वही शिक्षिका बच्चों से बार बार प्रश्न पूछ रही है कि अगर पृथ्वी से सभी चिड़िया को या पक्षियों को मार दिया जाए तो क्या होगा, तो याद रखिए कोई एक ऐसा इसका एक ही सटीक उत्तर नहीं है कि आप बता दीजिएगा यही काम हो जाएगा। इसका सटीक उत्तर है जो अलग अलग भेष से, अलग अलग भूषा से, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए हैं, सबका IQ बुद्धि लब्धि अलग अलग है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न अपसारी प्रश्न कहलाता है। अपसारी प्रश्न का मतलब होता है उसके तमाम आंसर हो सकते हैं, उसका अपनी अपनी सोच के अनुसार बालक आंसर देगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, यही होता है। तो जिसके अनेक हल हो ना उसको आप लोग अपसारी बोलोगे और जिसका केवल टू केवल एक हल हो ना उसको अभिसारी बोलोगे। ऐसा प्रश्न लगभग हर साल पूछ रहा है, इसको बहुत बढ़िया से आप देखिएगा, ठीक ना, इस बात को कवर करिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NCERT की 5वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है जो काफी हर बार एक ना एक बार इसको पूछ लेता है प्रश्न में, और यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन कीजिए। और देखिए इस पहलू में 3 ऑप्शन आपका सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना, बिना मैं प्रश्न को पढ़े हुए सोचे समझे मैं बता रहा हूं, ठीक ना। इसमें 3 आपका ऑप्शन सही होगा और इसको आप देखिएगा जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह के बारे में चयन किया गया है कि वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में कहा गया है, याद रखेंगे, और कि कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, और जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में। सबसे बिना सोचे समझे सी को तो आप सही मान लीजिएगा, बिल्कुल सी को तो आपको सही मानना है। अब देखिए सब में सी है क्योंकि ये जो है ना जिसका नाम सूर्यमणि देख रहे हैं यह एक महिला है और यह एक आदिवासी महिला है और यह कैसे अपने जीवन को बदल रही है इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि यह एक क्या है दोस्तों, यह एक वनवासी है और यह कहाँ पे रहती है, यह एक आदिवासी वनवासी है जो जंगल से इसका संबंध बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। तो याद रखेगा यह वनवासी समुदाय से है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे सी बी तो मिल गया हमको, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी हमको डी और ए में देखना है। जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में भी बताया गया है, बिल्कुल बताया गया। जब आप कहानी को बहुत ज्यादा डिफाइन करिएगा तो आपको मिलेगा सी बी डी, और यहाँ पे जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह के बारे में बिल्कुल ऐसी कुछ तो बात इसमें नहीं की गई है। सी और इसके बाद बी और उसके बाद आपका डी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आयोग ने भी इसी को माना है सही। कितने लोग इसके साथ भी जाएंगे, संशय यही था, लेकिन मैं आयोग के आंसर को बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही था क्योंकि ये भी बातें सही हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बात गलत है, हो सकती है, लेकिन जिसने आयोग ने जो आंसर माना वो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो कौन सा ऐसा पर्वत है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है, तो याद रखिएगा आपका माउंट किलिंजारो, जो कि माउंट किलिंजारो जो है इसका भी ज्वालामुखी से उत्पत्ति है, और फ्यूजियामा भी, ये भी ज्वालामुखी से उत्पत्ति होती है। ए बी दोनों है दोस्तों, यह जो ज्वालामुखी से उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी है, इस पर विचार करना है। कथन है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, बिल्कुल गलत बात है। कौवा जो होता है ना पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, पहली बात। दूसरी बात कि कौवे के घोंसले में लोहे की कील आदि भी हो सकती है, ये भी बात आप लोग पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। कौवा घोंसला जरूर बनाता है, जो कोयल होती है घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है, ये भी प्रश्न एनसीईआरटी का बना हुआ है, ठीक ना। तो नीचे नहीं बनाता है, ऊपर बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। और बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी को दर्जिन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, पहला बात ये याद रख लीजिएगा। और जो बीवर पक्षी होता है यह पेड़ की पत्तियों को सील के घोंसला बनाता है।
और यहाँ पे बात क्या है, ध्यान रखिएगा, बात क्या है दोस्तों, अगर दोनों चीजों को आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा ना तो आपको मिलेगा कि बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर केवल घोंसला बनाता है। नहीं, वैसे काउंटिंग तो जानता नहीं कि केवल 2 ही पत्तों को मुझे सीना है और सीकर मुझे घोंसला बना देना है, बिल्कुल गलत बात है। बीवर पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते अगर होता तो सही होता, 2 शब्द दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है भैया, गलत है। इस बात को याद रखेंगे, समझेंगे। देखिए अभिकथन और कारण का बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। अब देखिए भैया 84 नंबर क्वेश्चन भी वही है। अभिकथन दिया है कि अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तो अभी भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। मृत सागर डेथ सी के नाम से इसको जानते हैं। तैरना काफी आसान होता है और एक मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो जब इसको आप लोग करेक्ट इशू में देखिएगा तो आपको मिलेगा मृत सागर जो होता है वह डेथ सी होता है। इसमें तैरना आसान होता है, नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वह अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं। जैसे कि कोई है जिसको भूना जाता है, कोई है जिसको तला जाता है, कोई है जिसको उबाला जाता है। जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, सबसे उपयुक्त कारण क्या है? प्रयोग को प्रोत्साहित करना होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना होता है कि बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना होता है कि गृह कार्य को प्रोत्साहित करना होता है। तो याद रखिएगा जब इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहा जा रहा है, मतलब समूह में, बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बना था तभी भी, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को क्या समझ के आंसर माना मुझे नहीं आज तक पता चला, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को ही ध्यान रखेंगे। किसी ने नहीं माना था, बाद में चीजें विवादों में रहा, एनसीईआरटी के तमाम साक्ष्य भी दिखाए गए, लेकिन आयोग ने अपने हठकर्मी के आगे हटा नहीं और ऑप्शन नंबर 3 को ही सही माना। आप भी 3 को मान लीजिएगा, क्योंकि आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को माना लेकिन सबने 3 को माना, क्योंकि इसमें बच्चा समूह में कार्य करने के अवसर मिल रहे हैं। बच्चे घर में जो जैसे तले वाली चीजें हैं, खाद्यान्न है, जो कि भूनने वाली है, पकाने वाली है, सबको अलग अलग चीजों में उसके अवसर मिल रहे हैं, उसको सीखने के, समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा, लेकिन 2 सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो कौन ऐसा है कि जो ईवीएस पढ़ाने में सबसे अच्छा अनुभवात्मक रूप से दर्शाता है? तो इसको जब आप लोग देखिएगा तो आपको चीजें मिलकर आएंगी, निखर के आएंगी। जो आप लोग देखिएगा यहाँ पे देखिए, जैसे ईवीएस पढ़ाने का मतलब होता है चर्चा, जो तर्क वितर्क, ये भी बात सही है। फिर देखिए क्षेत्र भ्रमण कराना ईवीएस सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट रूप होता है कि बच्चा को जब आप क्षेत्र भ्रमण कराइएगा, यात्रा कराइएगा, यात्रा वृत्तांत सिखाइएगा तो बच्चा वहां पे बहुत एक्टिव तरीके से सीखता है। कला एकीकृत शिक्षा ये भी है दोस्तों, और इसके बाद है प्रदर्शन। तो जब इसको आप लोग दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा तो आपको चीजें निकल के आएंगी। तो कला एकीकृत शिक्षा आएगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं आता है दोस्तों। अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा जो दर्शाता है दोस्तों वह ACD को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को प्राथमिकता दिया है, प्रदर्शन को प्राथमिकता नहीं दिया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। ये भी बात सही है कि ईवीएस जो है वो पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया, बात सही है। और सेकंड नंबर कह रहा है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिएगा जो आप लोग देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पियाजे साहब नहीं करते हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की साहब करते हैं, इसलिए ये बातें गलती हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, पियाजे कभी भी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 सही होगा। तो यहाँ पे 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलिए भारत में 7:30 बज रहे हैं, उसी दिन 2 PM होगा
कहाँ पे होगा दोस्तों, याद रखिएगा लंदन में होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये आप लोग निकालना सीख जाएंगे, आशा करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि जो कि यहाँ पे कितना समय है, वहाँ पे कितना समय होगा, ये निकालने का एक तरीका है। मेरी एक वीडियो है, उसमें आप लोग देख लेंगे। आज केवल हम एनालिसिस करेंगे बिना समय रोके हुए। यहाँ पे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। यात्रा थीम को पढ़ाने की बात कर रहा है। छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए आप कहेंगे कि छात्रों को उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहेंगे, आपको डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहेंगे, कि आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना आप कहेंगे। याद रखिएगा, जब आपको ऐसे 4 प्रश्न मिल जाए तो संशय तो आपके अंदर बन ही जाएगा। जब संशय बने तो आप क्या करिएगा, ऐसा कोई प्रश्न ढूंढ के निकाल कर खुखोर कर निकाल दीजिएगा जिसमें बच्चा बहुत एक्टिव हो, बच्चा जहां पे अपने द्वारा काम करने में लीन हो। तो याद रखिएगा, जब आप इसको सभी को देखिएगा तो साधनों को चित्र एकत्र करने में, ऐसा तो यात्रा वृत्तांत में थोड़ा कठिन वाली बात होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। छात्रों को पुरानी कारों में डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए, डिजिटल प्रस्तुति का बात होगा नहीं। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। जहां पे बच्चा एक्टिव है ना, छात्रों को उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए, जब बच्चा अपने अनुभव को बताएगा, स्वयं कर रहा है ना, बच्चा जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्वयं के द्वारा कार्य को कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना सोचे वैसे प्रश्न को ढूंढ कर निकालिए जिससे बच्चा अच्छा हो, बच्चा एक्टिव कर रहा हो, बच्चा कुछ काम कर रहा हो, बच्चा सक्रिय हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमको सिखाऊंगा आपको कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है टीचर कि सोचो, फिर जोड़ो और एक दूसरे से साझा करो। पारस्परिक सहपाठी मतलब एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा हो। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले बच्चे जब आपस में मिलजुल के सोच रहे हों, एक दूसरे से जोड़ रहे हों, अपनी बातों को दूसरे की तरफ और दूसरे की बातों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हों, सीख रहे हों। ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, निरीक्षण, पुनः निरीक्षण, ये उदाहरण किसके हैं दोस्तों? यह उदाहरण रचनात्मक उपागम के हैं कि सहपाठी समूह द्वारा सीखना है, कि आपका उपदेशात्मक उपागम है, कि आपका आगमनात्मक उपागम है। तो याद रखिएगा, यह जो दोस्तों याद रखिएगा, यह सहपाठी समूह के बारे में बात कर रहा है। यह सहपाठी समूह द्वारा सीखना होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक करिएगा। और आपके जैसे जितने भी आपके भाई या दोस्त मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी लाभप्रद होगी जितना आपके लिए हुई है। और दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी।